बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग से आपको गुड मॉर्निंग। और मौसम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन साथ साथ हमने ये देखा कि कल इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जहाँ पर मौसम में तो कम था, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा था पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से आपने मौसम का जिक्र किया। ऐसे मौसम में हम लड़कियों की बड़ी मौजें हो जाती हैं, क्योंकि हमें वेलवेट पहनने को मिलती है और वेलवेट में इतने डिज़ाइन आए हुए हैं। गर्म कपड़े तो होते ही हैं, लेकिन वेलवेट का अपना ही एक चार्म होता है। तो मेरे ख्याल से वो जो एक इंजॉयमेंट का एलिमेंट होता है ना, वो इसी मौसम में पूरा हो सकता है। लेकिन मौसम वाकई में पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सर्द चल रहा है, धुंध के राज हैं और मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। और इसके अलावा बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी ड्राइवर हजरात हैं, जिनमें मैं और आप भी आते हैं, और ड्राइवर हजरात से मुराद ये है कि जो ड्राइव करते हैं, एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं। जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं वो तो चाहे इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन जो नॉर्मली आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप इस चीज़ को मतलब फॉग लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते, ओवर स्पीड करने की कोशिश करते हैं। कम से कम धुंध में आप अपनी सेफ्टी के लिए उन तमाम SOPs को फॉलो करें जो पुलिस आपको। और अभी आपने देखा होगा कि अभी सुबह नहायत अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया सिंध में, जब मेन शाहराह पर एक हादसा हुआ और 8 अफराद जान की बाजी हार गए। ये गफलत होती है या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेक नहीं करता कि क्या वाकई जो ब्रेक फेल हुई है, या फिर गफलत थी ड्राइवर की, तेज़ रफ्तारी थी, फॉग लाइट्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई थी, क्या वजूहात थी। लेकिन कीमती जानें चली गई क्योंकि रोड पर वो एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई जो कि रोड पर जाने से पहले की जानी चाहिए। सोचना चाहिए और आपको अपनी स्पीड को इतनी लिमिटाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रोड पर होते हैं तो फिर फॉग लाइट्स अगर नहीं इस्तेमाल की हैं तो फिर फॉग की वजह से हादसा होते हैं। और हमने देखा कि बेशतर हादसा गुज़िश्ता चंद दिनों में हुए हैं हमारे मोटरवेज पर या फिर आम शाहराहों पर, और बड़े सीरियस और सुवेर किस्म के हादसात भी हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़िन पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हम जिक्र कर रहे थे, तो कल इलेक्शन कमीशन के बाहर PDM ने प्रोटेस्ट किया और आज के दिन डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 20 जनवरी। आज अनाउंस किया जाना है या वो महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाया जाना है, और सबकी नजरें उस फैसले पर लगी हैं कि डिले किया जाएगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए कुछ कहा जाएगा या फाइनली कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा। बट आई थिंक कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालकर उसको आगे लेकर जाएगा। कल जो एलामी के मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि ये आगे ही जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि हर हफ्ते 3-3 दफ़ा समाअत होगी, और ये समाअत जो है सिर्फ इसलिए की गई है कि आगे स्पीडी ट्रायल हो। दैट मीन्स कि अभी ये रिजल्ट जो है ना इस बारे में कोई नहीं आने वाले, बस ये समाअत होगी और ट्रायल होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसमें PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल है। तो ये तमाम एक ही प्लेटफॉर्म पर अब आ चुके हैं कि इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का मामला है। फॉरेन फंडिंग केस एक बड़ा इशू है और कई सालों से चल रहा है। ऑल्दो कल PDM पर यह तनकीद की गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं थे, लेकिन वहीं पर जब उनका उमरकोट का खिताब दिखाया गया तो वो ऐसा लग रहा था इलेक्शन कमीशन के बाहर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी एजेंडे के ऊपर, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे थे। सो आई थिंक इट्स अ गेम जो गवर्नमेंट की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से मुसलसल चल रही है। ऑपोजिशन एक इल्जाम लगाती है, गवर्नमेंट उसको डिफेंड करके मजीद आगे लेकर चलते हैं। और मतलब आप सिचुएशन देखें कि जैसे ही कोई खिताब खत्म होता है उधर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है यहाँ से एक स्टेटमेंट आ जाती है। तो इट्स लाइक कि वो क्रॉस वर्ड्स जो है ना वो मुसलसल चल रहे हैं इसके अंदर। तो ये तो हम देखेंगे PDM क्या चाहती है और फिर इलेक्शन कमीशन क्या रिस्पांस देती है। और जहाँ तक बात है वेदर की, वो तो है ही काफ़ी ज़्यादा सर्द पूरे पाकिस्तान में। इस तमाम सिचुएशन है, हमने देखा है कि ओवरऑल PDM की अगर बात की जाए तो PDM में मैंने एक चीज़ देखी है कि फोकस्ड है कि हम चाहते क्या हैं, लेकिन किस तरह चाहते हैं ये फोकस नहीं है। एनीवेज इन तमाम चीज़ों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। PTI फंडिंग केस का मामला, PDM का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। मरीम नवाज ने कहा भारत और इसराइल से पैसा इमरान खान को दिया गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा लॉन्ग मार्च आएगा तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन को आवाम को जवाब देना पड़ेगा। 2014 से आज तक फॉरेन फंडिंग का जवाब क्यों नहीं दे सका। बिलावल भुट्टो जरदारी का उमरकोट में जलसे से खिताब। ब्रॉडशीट का मामला, हुकूमत का रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा ब्रॉडशीट रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, आवाम से कुछ नहीं छुपाया जाएगा। और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी में सुरमई खेलों का आगाज। पाक फजाइया के स्कीर्स ने 5 तमगे जीतकर मैदान हासिल कर लिया।
जी, तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ आएं, आपको पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज और कल होने वाले खताबात का खुलासा दिखाते हैं। करो, फिर कहते हैं आप इदारों से बात करते हैं, इदारे आसमान से नहीं उतरे। हमारे मुल्क की बेबस इलेक्शन कमीशन न तो मुनसिफाना इंतखाबात करा सकी, ताकतवर इदारों ने इंतखाबात पर कब्जा किया। पहले ये हुकूमत नाजायज थी, फिर नालायक साबित हुई, ना अहल साबित हुई, और अब पूरी पार्टी और पूरा टब्बर भी चोर साबित हो गया। चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, ये कैसे आया जानते हो? हुंडी के जरिए, हुंडी के जरिए। दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए, एक है इंडिया और दूसरा है इस्राइल। अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की? कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। मोहतरम फजल रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान के अवाम को फतवा दे कि भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब रावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, जनाब आसफ अली खान जरदारी की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि फॉरेन फंडिंग का फौरी तौर पर फैसला किया जाए, इमरान खान को नाअहल किया जाए। आप जानते हो कि इन्होंने आपके वोट पे डाका डाल के इसको वजीर आजम बनाया है। ये नाजायज वजीर आजम है, नालायक वजीर आजम है, नाअहल वजीर आजम है। उमरकोट के अवाम ने सिलेक्टेड को रिजेक्टेड कर दिया है। मुझे सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था कैबिनेट से पहले, और उन्होंने कहा कि इनको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई कंटेनर। मैंने कहा कोई नहीं होगा, लेकिन अगर ये कानून को हाथ में लें तो फिर आपको भी फ्री हैंड है। तो जी इस्लामाबाद का तो पॉलिटिकल मौसम बड़ा जबरदस्त था, वहीं पर वेदर भी इस्लामाबाद का कल गर्मा गर्म था। तो जबरदस्त ही है ना, एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तकरीरें हो रही हैं, रेड जोन में हो रही हैं, कोई छोटी बात नहीं है, बड़े अरसे बाद इस तरह से। और देखिए गवर्नमेंट ने भी इजाजत दी ना, और गवर्नमेंट ने भी कहा कि आप कर लें, आप जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं आप कर लें, हम नहीं रोकेंगे। बिल्कुल, तो ये रेड जोन की एक्टिविटी खासी ज्यादा देखी कल। और खैर गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा यही होता है कि जी कम लोग थे, ज्यादा लोग थे, ये मैटर नहीं करते, लेकिन एक्टिविटी जो है वो ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, लेकिन मौसम भी बड़ा मैटर करता है। और इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, सबसे पहले हम उस पर नजर डाल लेते हैं, और हमें सबा बजीर बताएंगी वहां पर कि ठंड तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन शहर इक्तदार का मौसम कैसा है। सबा बजीर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सबा बजीर, आप तक आवाज आ रही है? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सबा। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? हम तो यहाँ पर स्टूडियो के अंदर बैठे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मौसम की बात कर रहे हैं, साथ में कॉफी पी रहे हैं। आप बताएं इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा ठिठुरता है, और इस वक्त भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। जब तक मैं आप लोगों के लाइव का इंतज़ार कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं जम जाऊंगी, और अच्छी खासी यहाँ पर सर्दी है। मौसम सर्दी में भी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, और इस्लामाबाद वालों को भी लाहौरी और कराची के शहरियों की आदत पड़ चुकी है सुबह सवेरे अच्छी अच्छी जगहों पर नाश्ता करने की। और इस वक्त बात हो रही है इस्लामाबाद के मौसम की, तो मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है, कहीं कहीं धुंध जो है उसका भी राज है, और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा कुछ रोज़ तक मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। जबकि पंजाब और सिंध का जिक्र करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध का राज रहेगा। लाहौर में भी धुंध बढ़ने के इम्कानात हैं, जबकि इस वक्त लाहौर में धुंध तो है ही, और उसके साथ साथ फैसलाबाद का जिक्र करें, रहीम यार खान का जिक्र करें, गुजरावाला का जिक्र करेंगे। जबकि इस वक्त चारों सूबों में सबसे ज़्यादा जो धुंध रिकॉर्ड की गई है वो पंजाब में रिकॉर्ड की गई है, और दूसरे नंबर पर इस वक्त सिंध है। सिंध के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर धुंध रिकॉर्ड की गई है। बात कर रहे हैं सर्दी की, तो सर्दी को हम अभी कुछ टाइम और तक एंजॉय कर सकते हैं। और सबा आप लोगों के लिए तो बड़ी आसानी हो जाती है कि आप लोग वीकेंड अगर आ जाए तो सर्दी को एंजॉय करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज पर भी निकल जाते हैं, और फिर नॉर्दर्न
नॉर्दर्न एरिया से जो इतलात आ रही हैं वहां पर बर्फबारी मुसलसल हो रही है, लेकिन सियाह जो बेसिकली होते हैं उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि प्लीज थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। अगर मौसम बहुत ज्यादा शदीद है तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है, रास्ते ब्लॉक होते हैं, लैंडस्लाइडिंग भी होती है, तो आई थिंक अभी जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, सेफर ट्रैवल साइड्स जो है ना उसको, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में खासी बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से जो रोड ब्लॉक होते हैं, फिर लोगों के टाइम तो ज़ाया होता है अपनी जगह, लेकिन उसकी वजह से मामला मजीद भी बिगड़ सकते हैं। तो ये है मौसम की सूरत हाल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। मौसम इंतहाई सर्द है, नॉर्दर्न एरिया से लेकर कराची तक अगर बात करें। बहुत शुक्रिया सबा, आपने हमें बताया तमाम सूरत हाल से। और मेरे ख्याल में जहाँ पर हमने शुरू में बात की है कि मौसम इस्लामाबाद का तो खासा वैसे ही सर्द है, लेकिन वहाँ पर जो कल गर्मा गर्मी हुई है, पॉलिटिकल खिताबात हुए हैं और उसमें खासकर जो फॉरेन फंडिंग का मामला उठाया जा रहा है, फॉरेन फंडिंग का मामला ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि आज तक इतनी ज़्यादा बात इस मामले पर पहले कभी नहीं हुई। अच्छा, वैसे मुझे जो इफ्तिखार साहब कल कह रहे थे ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, मुझे वो वाली फीलिंग भी आ रही है। बहरहाल कल जो खिताबात हुए उसमें मरियम नवाज ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से जब वो खिताब कर रही थी तो उन्होंने कहा कि चोर चोर की गर्दान करने वाला अब खुद ही चोर निकला है, और जब धड़ पैसे आ रहे थे तो पता नहीं था कि जवाब भी देना पड़ा और एजेंट्स याद आ गए। तो ये वो पूरा सिनेरियो है जो कई सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस चल रहा है और उसके बीच में भी पहले कुछ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, फिर कुछ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, तो उसको ज़ाहिर है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आज जो महफूज फैसला सुनाया जाएगा उसके अंदर जो पूरा एक तहरीरी खत भी भिजवाया गया है इलेक्शन कमीशन को, हाँ, उसमें यह भी कहा गया है कि फेयर एंड स्क्वायर तरीके से क्विक पूरा काम हो और उसके बाद जो है उसके ऊपर अमल दरामद भी हो और फेयर एंड स्क्वायर तरीके से ये डिसीजन लिया जाए। बिल्कुल। तो पीडीएम याददाश्त के मतन के निकात तो कल सामने आए, लेकिन वो याददाश्त कल जमा नहीं हुई है और बहुत से मीडिया हाउसेज ये बात भी कर रहे थे और बहुत से एनालिस्ट ये बात कर रहे थे कि आखिर याददाश्त क्यों नहीं कल जमा करवाई गई। तो आज पीडीएम की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि वो याददाश्त आज जमा हो जाएगी और तमाम जो फिर केस है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने भी कल अपना जवाब दिया और कल जब भरपूर एहतजाज करके वहीं से वापस चले गए, याददाश्त जमा नहीं हुई, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आए, आपका शुक्रिया, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम ऐसे करते रहेंगे। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ शाजिया सोमरू साहिबा मौजूद होंगी, फिर इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्स फेडरल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद भी मौजूद होंगे। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पीडीएम का एहतजाज और इलेक्शन कमीशन में जो सूरत हाल है और क्या होगा फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें क्या मौक़िफ़ है, क्या रोड मैप बनाया है पीपल्स पार्टी ने। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाजिया सोमरू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। जी शाजिया साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा, आपने वक्त दिया। कल जो इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज किया गया पीडीएम की जानिब से, प्लेटफॉर्म था पीडीएम का और एहतजाज था फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने तो कल जवाब भी दे दिया कि हर हफ्ते 3 समाअत भी होंगी, ये मामला हल होगा, अपनी स्पीड में होगा, कोरोना की वजह से समाअत जो डिले हो गई थी। तो अब क्या आप के जो मुतालबात हैं वो क्या हैं? थैंक यू जी, इतने इम्पोर्टेंट केस से आपने बात करने का मुझे मौका दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए जी, हमारा जो पीडीएम का जो एहतजाज था वो इस बात पे था कि इलेक्शन कमीशन ने 6 या 7 साल तक चीज डिले क्यों किया। जो 2014 से ये केस चल रहा था तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और अभी भी अगर जबकि पता है कि स्क्रूटनी टीम को भी पहले तो इलेक्शन कमीशन के जो भी थे उनको चैलेंज किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, फिर जो स्क्रूटनी टीम थी उनको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये केस डिले होता जा रहा था। और अब भी ये हमारी डिमांड है कि अगर आप इस पे और जल्दी एक्शन लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 23 अकाउंट्स जो हैं उनमें कहाँ से फंडिंग आई है और क्या वो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे, क्या वो दुश्मन ममालिक तो नहीं है जिन्होंने फंडिंग की है। ये सारी चीजें अगर हमारे सामने आएंगी तो ही हम कह सकते हैं कि ये चीजें किस तरह से आपने इन सिलेक्टेड गवर्नमेंट को लाके बिठाया गया जबकि इनकी ये चीज इनके अगेंस्ट जा रही थी। तो ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तभी हम आगे इस चीज पे जा सकते हैं। और पीडीएम का एक क्लियर कट जो है वो स्ट्रेटजी है या डिमांड है कि पहले ये नाअहल गवर्नमेंट थी,
नालायक और सिलेक्टेड थी, लेकिन अब ये खुद चोर और करप्ट जो नारा लगाते शाजिया सुमरू साहब, आपने कहा कि पीडीएम का एक क्लियर स्टांस है। वो क्लियर स्टांस कल भी हम तकारीर में सुनते रहे कि अभी हम सब इकट्ठा होकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे, याददाश्त जमा कराएंगे, लेकिन वो याददाश्त कल जमा नहीं हो सकी। कोई खास वजह थी उसकी? दूसरा, आज डिसीजन भी सुनाया जाना है 20 जनवरी को, इस हवाले से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी कि क्या आपके प्रोटेस्ट का कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा? क्या वाकई में कोई वाज़ेह तौर पर डिसीजन आएगा? देखिए जी, पीडीएम की जो यादाश्त थी आपको पता होगा कि वो कल नहीं जमा हुई, लेकिन वो आज इंशाल्लाह जमा हो जाएगी, क्योंकि कल सारे लोग जो थे वो इसमें रैली में ही थे, तो अब वो क़यादत जाके वो वहां पे सबमिट करवाएगी। और दूसरी बात जो है, हमें अपने इदारों पे एतमाद है, लेकिन हम चाहते हैं कि इदारे जो है वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होके काम करें तो ज्यादा बेहतर है। किसी के प्रेशर में आके, जैसे आपने देखा है कि आजकल जो हालात हैं, कोई भी इदारा जो है वो अपने इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो आपके सामने उसका एग्जाम्पल है वो मीडिया है। मीडिया को भी कंट्रोल करके चलाया जा रहा है। तो देखिए, ये सारी चीजें जब तक इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होके वो काम नहीं करेंगे तो, और आईनी जो उनके दायरे हैं उनमें रह के काम नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में कोई भी डिसीजन जो है वो अगर सही नहीं होगा तो हो सकता है उसको चैलेंज किया जाए। सही, बिल्कुल ठीक है। शाजिया सुमरू साहिबा, आपने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि इदारे अपनी जगह पर काम करेंगे, और इसमें चूंकि फॉरेन फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी भी अब तो पाकिस्तान तरीके साहब ने दरखास्त जमा करा दी है, नून लीग भी उन्होंने कहा कि उनकी भी फॉरेन फंडिंग का मामला है, तो क्या आपकी जानिब से भी जवाबात तैयार हैं? जी बिल्कुल जी, हम लोग अपने जवाबात भी तैयार हैं। हमारे पास अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मनी ट्रेल है, वो सब हमारे पास हैं, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो इन चीजों पे पीछे हटे। देखिए, ये तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है कि वो पहले इल्जाम लगाती हैं और फिर जब उसको साबित करने में नाकाम रहती हैं तो वो अवाम को और इदारों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें करती है। या तो वो चीज डाल देती है अपोजिशन पे, या वो फिर वो चीज डाल देती है बैरूनी जो इंटरफेरेंस है उन पे। तो देखिए, अगर तहरीक इंसाफ को सिलेक्ट करके गलती से इस कुर्सी पे बिठाया गया है तो उनको चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आप उस कुर्सी की इज्जत रखें और पाकिस्तान के नाम की इज्जत रखते हुए उन सारे जो कंफ्यूजन हैं उनको क्लियर करें, अवाम के सामने आए। वैसे तो आपने अभी तक जो कंटेनर पे खड़े होकर दावे किए थे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर का, उनमें से तो कोई आपने वादा पूरा नहीं किया, लेकिन अगर आपसे हो सके तो अपने आप को सादिक और अमीन साबित करने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको एक टाइटल दिया गया है, उसको साबित करने के लिए आगे आए और आके अपनी आवाम को क्लियर करें और अपोजिशन को भी ये चीजें क्लियर करें, ताकि आप सादिक और अमीन साबित हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा, आप मौजूद हैं। आपने फरमाया कि अब साबित करना होगा हुकूमत को, सादिक और अमीन का टाइटल अगर उनके पास है तो उनको वो भी साबित करना होगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और पार्टी की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आप कमेंट्स दे रही थी। अब इस सारे मामले में एक और नई बहस जो छिड़ गई है अब सर, वो ये भी है कि इलेक्शन कमीशन की डोमेन है क्या। आज अगर इलेक्शन कमीशन डिसीजन सुनाता है तो आइन के तहत, कानून के तहत उनके पास किस हद तक इख्तियारात हैं, वो इस तमाम जो इतने अरसे से केस चल रहा है उसके बाद वो क्या डिसीजन सुनाने का इख्तियार रखते हैं, क्या वो नाअहल करार दे सकते हैं, क्या वो अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने रब्ता किया है कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स फेडरल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब वक्त देने के लिए। ये जो मामला है फॉरेन फंडिंग केस का, इलेक्शन कमीशन इस वक्त इसकी स्क्रूटनी कर रही है। फॉरेन फंडिंग केस में तमाम बड़ी पार्टी शामिल हैं, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें नाम इन्वॉल्व है। 2014 से केस चल रहा है। आप ये बताइएगा कि इस केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की डोमेन क्या है, क्या इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के पास? बड़े हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बाज़ आईनी इदारे जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले करने में वो अपनी बेबसी का इज़हार करते हैं, या उनके अपने कोई मफादात हैं जिसकी वजह से ये इतने फैसले जो हैं वो सालों साल ज़ेरे समात रहते हैं या ज़ेरे अल्तवा रहते हैं। जी। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तकरीबन 6.5 साल से ये केस चल रहा है, और ये नवंबर 2014 से अकबर बाबर ने एक बहुत बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश किया। दुरुस्त हो सकता है या वो गलत हो सकता है, ये तो बात इलेक्शन कमीशन की जो है उनके फ़राइज़ में शामिल था, लेकिन इसको आप ये देखें, ठीक है कि तहरीक इंसाफ ने भी मुख्तलिफ अदालतों से इसको स्टे लेते रही, लेकिन स्टे तो खत्म हो चुका था। अब भी तकरीबन 1.5 साल से जो है
ये स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपने इनके तमाम दस्तावेजात शायद मुशाहिद वो देख रही है, लेकिन असूली तौर पर देखा जाए तो ये सारा 3 महीने के अंदर अंदर ये फैसला हो जाना चाहिए था। अब हमारी स्क्रूटनी कमेटी है, इस पर तो कोई अदालती हुक्म तनाई नहीं जारी हुआ, लेकिन बहरहाल उनके अपने जो है उनकी दानिश, हम तो ये कहेंगे जो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने आइंदा इंतखाबात भी करवाने हैं, लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात भी करवाने हैं, तो उनकी साख मजरूह हो रही है। लेकिन हमें खुशकिस्मती ये है कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो अब जो बैठे हुए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन का मेंबर, उनके अंदर वो है वो जज्बा भी है, सब मामला देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चंद हफ्तों में ये फैसला हो जाएगा, और लेकिन इसके फैसले के बड़े गहरे असरात पैदा होंगे, जिसके तमाम पाकिस्तान का सियासी सिस्टम जो है वो तब्दील होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, ये कुछ इतना मामूली केस नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर को तो कोई हदायत, प्राइम मिनिस्टर साहब की बदकिस्मती ये है कि उनको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल रही, उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। उनके जो एडवाइजर हैं, तर्जमान हैं, वो अपने मामलात को मजाक में, तज़हीक में इस तरह से लेके जा रहे हैं, लेकिन एक सही दानिशमंदी का फैसला उनसे नहीं करवाया जा रहा, ना ही उनको हक़ाइक़ बयान किए जा रहे। मुमकिन है वो अखबार पढ़ के या आज तक के प्रोग्राम देख के वो शायद किसी नतीजे पर पहुंच जाए, लेकिन बदकिस्मती से तो उनके इर्द गिर्द जो आईनी माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, वो उनको सही राय नहीं दे रहे। इमरान खान सही ठीक है, वो अपने नेक रीति से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो आईनी बहरान पैदा होने वाला है इस फॉरेन फंडिंग के बारे में, तो वो उसके नताइज उसको बता ही नहीं रहे। बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, और पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत बड़ा जो है एक सवालिया निशान बन जाएगा। कंवर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसका जो डिसीजन है और टर्न आउट ऑफ दिस केस इज नॉट गोना बी गुड फॉर गवर्नमेंट और पीटीआई, और आपने कहा कानूनी मामलात मजीद खराब या एक नया इनकलाब, एक नई डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा इस केस के डिसीजन के बाद। अगर हम पर्टिकुलरली इस डिसीजन का ही जिक्र कर लें जो आज महफूज शुदा फैसला सुनाना है, जिसमें बहुत से तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि शायद फर्दर इन्वेस्टिगेशंस का कह दिया जाएगा, कुछ क्लियर कट डिसीजन नहीं आएगा। अब कंवर साहब ये कहिएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को नाअहल करार दे सके ऑन फॉरेन फंडिंग केस? ये बात यह है कि हमारा यह विल पावर की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार जो हैं वो इंडियन इलेक्शन कमीशन से ज्यादा हैं। अच्छा। अगर ये केस इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास होता तो उन्होंने इसको फैसला 3 हफ्ते में खत्म कर देना था, या हक में या मुखालफत में, इस पर हमने जाते, लेकिन फैसला उन्होंने 3 हफ्ते में करना था, 7 साल नहीं लगाने थे। चीफ इलेक्शन कमीशन से मेरी कई मुलाकातें हुई है इंडिया के, वो कहते हैं हमारे फैसले महीनों में, 2 महीने में, 3 महीने में हम खत्म कर देते हैं। हाँ, तो सालों साल वो मुकदमे चलते रहते हैं। तो अब यहाँ ये मामला ये चल रहा है, पावर बहुत ज्यादा है। अब इनके साथ अगर ये साबित हो जाता है, जो हमारी स्क्रूटनी कमेटी बैठी हुई है साबित कर देती है कि भाई ये फॉरेन फंडिंग है, इसमें ममनुआ फंडिंग आ गई है, तो ममनुआ फंडिंग का सबूत अगर इलेक्शन कमीशन के पास पेश हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग को जब्त करने के इख्तियार तो है उसके पास सेक्शन 204 में। और साथ साथ उनको जो सबसे बड़ी है बात, जो हमारे एंकर हजरात या हमारे सियासतदान इस पर गौर नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियार है सिंबल वापस लेने का सेक्शन 215 के तहत, चूंकि ये 204 की खिलाफवर्जी कर दी है, 210 की खिलाफवर्जी कर दी कानून की, तो वो सिंबल वापस ले। जब सिंबल वापस ले जाए, बहुत बड़ा तारीखी फैसला है, अगर सिंबल वापस लिया जाता है तो पूरा पार्लियामानी सिस्टम जमीन पर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कुंवर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि ये जो पार्टी का सिंबल है अगर वो वापस लिया जाता है तो उससे आईनी बहरान पैदा होगा, तो पार्टी जो 61-62 की बात की जा रही है आर्टिकल का निफाज हो सकता है, फिर इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फिर वो पार्टी जा सकती है। इसकी क्या क्या मुहरकात हैं, क्या हो सकता है अगर एंटी फैसला आ जाता है किसी भी पार्टी के? देखिए, ये दोनों पहलू हैं इसमें। अगर इसमें एंटी फैसला आता है तो फिर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी सेक्शन 210 के तहत। अच्छा। अगर उनके हक में फैसला आता है तो मुझे मदई जो है, जो 7 साल से मुकदमा लड़ रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकता है कि जनाब ये फैसला दुरुस्त नहीं आया। तो पंडोरा बस तो दोनों तरफ से खुल जाना है। जाना तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी सबसे बड़ी आला अदालत है, और वहां अगर ये केस चला गया तो फिर इसके असरात जो है वो इमरान खान को भी उसका तस्वर नहीं है और बाकी जमातों को भी नहीं है।
वो बहुत बड़ा केस सामने आ जाएगा, तमाम हालात देख लेंगे और तमाम इंटरनेशनल बैंकों के रिकॉर्ड कर लेंगे जो इलेक्शन कमीशन जो गैर दानिशमंदाना तरीके से नहीं कर सका, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। तो ये तमाम मामला बहुत गहरे मामला हैं, ये बहुत गहरे मामला हैं। लेकिन बताएं जी जी इमरान खान को बैठा के समझाएं कि जनाब आप किधर जा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके हक में, अगर इलेक्शन कमीशन आपके हक में फैसला करता है तो तब सुप्रीम कोर्ट में कहीं जाना है। और सुप्रीम कोर्ट कंवर साहब उनको समझाने के लिए उनकी पूरी एक टीम है, वो आप मशीरों की टीम ले लीजिए, वो काबीना की टीम ले लीजिए, वो तर्जुमानों की टीम ले लीजिए, तो एक बड़ी टीम है उनको समझाने के लिए। लेट्स नॉट गो देयर। अगर हम बात कर रहे हैं इन केसेस के हवाले से, तो जहां पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है और कई सालों से चल रहा है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी जवाब तलब कर लिया और उनको भी तलब कर लिया और उसका भी केस उठा दिया। कहीं ऐसा नहीं लगता कि इदारों की खुद मुख्तारी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है कि एक केस इतने सालों से चल रहा है, बजाय इसके कि पहले उसको निपटाया जाए। आपने बाकी पार्टीज को भी ऑन बोर्ड ले लिया और कहा कि हम सारी चीजें देखेंगे। दुरुस्त फरमाया आपने। पहली बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला साकिब निसार में दिया था ना, लोग बड़े खुश होते हैं साकिब निसार में, पीटीआई बड़ी खुश है, लेकिन वो नजरिया जरूरत के तहत उन्होंने बड़े तरीके से एक फैसला दे दिया और जो फैसला जो है साकिब निसार भी इंतहाई मुतनाज़ा किस्म के जस्टिस रहे हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी। अब आपके सामने ये देखा जाए तो ये पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन और मुस्लिम लीग नवाज का भी केस इलेक्शन कमीशन में जेरे इल्तवा है, जेरे समात है, ये वहाँ भी केस चल रहा है। अब अगर ये पार्टी अभी तो कोई दूध में धुली हुई तो नहीं है, इनके केस भी सामने आ रहे हैं, इनके भी फॉरेन फंडिंग देखा जा रहा है, चेक किए जा रहे हैं कि आपने अरबों रुपया जो है पब्लिसिटी में खर्च कर दिया, पैसा अरबों रुपया किधर से आया। ये सारी चीजें जो है इलेक्शन में देखें, लेकिन टर्न बाई टर्न देखें ना, पहले फैसला करें वो तहरीक इंसाफ का, फिर ये पीपल पार्टी का और नवाज शरीफ पार्टी का भी कर लें, तो इसके बाद बाकी सियासी जमात को भी करें, जमीयत उलमा इस्लाम का भी करें, तमाम जमातें एमटीएम का भी करें, जितनी भी जमातें बड़ी बड़ी में बैठी हुई सब जो है इलेक्शन कमीशन टर्न बाई टर्न गौर करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दी है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है, पहला फैसला ये तहरीक इंसाफ का करते हैं, फिर इसके बाद बिल्कुल सही टर्न बाय टर्न जाना चाहिए था ताकि खुद मुख्तारी पर सवाल ना उठा। लेकिन कंवर साहब मैं थोड़ा सा मायूस हूँ इलेक्शन कमीशन की इस बात से कि जब आप कह रहे हैं ना कि उनके पास पावर्स भी हैं, इख्तियारात भी हैं, डिसीजन सुना देने चाहिए। हमने देखा है इलेक्शंस के दौरान भी उम्मीदवारों पर जो एक शिक लगाई जाती है कि इससे ज्यादा आप पार्टी कैंपेन के ऊपर या इलेक्शन कैंपेन के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। हमने देखा यहाँ तो इलेक्शन अरबों की बातें हो गई, करोड़ों रुपया लोगों ने लगाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2013 से लेकर अब तक जितने बाय इलेक्शंस हुए, जितने मेन इलेक्शंस हुए, कैंपेन में कितना पैसा लगाया गया, इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। बाप रे, मैं बताता हूँ, हमारे चीफ अब तो चीफ इलेक्शन में ठीक है, वो ब्यूरोक्रेसी से आए, उनका बहुत तजुर्बा है, लेकिन बाकी ब्यूरोक्रेसी आए ना, वो पता नहीं क्या उनके अंदर दिमाग है, मफलूज है या मामला क्या है। सफरुद्दीन जी इब्राहिम तो वैसे ही मफलूज थे, उनको तो ज़हनी तौर पर भी माजूर थे, वो अपने नाम की स्पेलिंग नहीं लिख सकते थे, लेकिन उनको लगा दिया चीफ इलेक्शन कमीशनर। हमारा सारा मीडिया अभी ऐसा तो पाकिस्तान में मर्द मुजाहिद ये मर्द आया ही नहीं। अब मैंने उनको खत लिखा कि जनाब 2013 के इलेक्शन में इन सियासी पार्टियों ने 7 अरब रुपया पब्लिसिटी पर खर्च किया है, तो आप इनके इलेक्शन जिन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए हैं अपनी पार्टी के एहसास से, उनके हिसाब से चेक करिए अरबों रुपया किधर से आ गया, तो टस से मासी नहीं हो गए। ये मामला ये कि हमारे जज टस से मासी नहीं होते, जब इनके अपने मफादात होते हैं ना फिर ये टस से मस हो जाते हैं, अपना काम होता है फिर टस से मस भी हो जाते हैं, लेकिन बाकी मामला ये नहीं देखते। इसलिए ये मुल्क का इदारे कमजोर हो गए हैं। आप सही फरमा रही हैं, मुल्क के इदारे कमजोर हो गए। अब 24 साल केस उन्होंने लटकाया हुआ है, ये तो ये तो जल्द ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कंवर साहब, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ भी गया जो आप समझते हैं, क्योंकि आप इस इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं और आपको पता है कि इसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कितनी है कि कितनी जल्दी केसेस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बहरहाल आपने कहा कि इसका डिसीजन आ जाएगा और जल्द आ जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही कोई ड्रास्टिक किस्म का डिसीजन आएगा। आपने कहा बुनियादें हिल जाएंगी और कानूनी मामलात जो है वो फिर ऐसे नहीं रहेंगे। इसीलिए तो कल इफ्तिखार साहब ने कहा था कि ऐसा बड़ा डिसीजन पाकिस्तान में मुश्किल है कि आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले सालों में आ सके, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने गुफ्तगू की कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास फिर क्या इख्तियारात हैं। ये तमाम पहलू हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आज की तारीख के हवाले से 20 जनवरी
और आज पूरी दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका के सदर हल्फ उठाएंगे और इस हल्फ उठाने की तकरीब से पहले जो जो हुआ है वो भी मेरा ख्याल है तारीखी था। बिल्कुल, वो भी तारीखी था। फिलहाल अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही थी उसमें उन्होंने अमरीकी अवाम से अलविदाई खिताब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके साथ साथ जो बाइडन जो है वो अलविदाई खुदा हाफिज कह रहे थे अपनी बेसिक स्टेट होम स्टेट डेलावेयर को, और वो आबदीदा भी हो गए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि मैं जब मरूंगा तब भी मेरे दिल पर डेलावेयर लिखा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ से आपका ताल्लुक होता है वो जगह दैट इज क्लोज टू योर हार्ट। ट्रंप ने ये कहा कि मैंने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मईशत को तामीर किया है, और अलविदाई खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जहाँ जहाँ मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की वहाँ पर मैंने बड़ा सेंसिबली मामलात को हल भी किया, एंड आई थिंक ही हैज़ द राइट कि उन्होंने 4 साल वो प्रेसिडेंट रहे हैं और वो जाते जाते जो हैं अपना एक अलविदाई खिताब भी करें, और जाहिर है अपनी तारीफें भी करेंगे अपने 4 साल की कारकर्दगी को बेहतरीन परफॉर्मेंस के तौर पर। एक चीज़ तो है उन्होंने जो कि इम्पोर्टेंट भी है कि इस 4 साल में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई है, और ये वाकई जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि कोई नई जंग नहीं शुरू करूंगा, बल्कि जो जंगें अमेरिका लड़ रहा है पूरी दुनिया में वो वहाँ से मैं अफवाज अपनी वापस लेके आऊँगा, जिसमें हमने देखा है कि ऐसा हुआ भी है। खैर, अब आज चूँकि 20 जनवरी है और अमेरिका में जल्द ही हल्फ बर्दारी की तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी जब उनकी 20 तारीख में सुबह होगी, और जो ऑफिशियली जो वक्त दिया गया उस पर ये जो हुआ हमने देखा वाशिंगटन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और भरपूर तरीके से एहतजाज भी हुए। हम इस पर बात करेंगे। आफाक फारूकी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ अमेरिका से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। क्या हाल है जनाब आपके? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आफाक साहब, हम खैरियत से हैं। अमेरिका में अब खैरियत से क्या हल्फ बर्दारी की तकरीब हो जाएगी, क्योंकि जो लग रहा है सिचुएशन इस कदर सख्ती कर्फ्यू और जो हालात थे वहाँ पर, अब क्या सिचुएशन है? देखिए, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जिसे कहते हैं उसके लिए सिक्योरिटी टाइट की गई है, कि जो 6 जनवरी को वाक़यात हुए वाशिंगटन में वो अनएक्सपेक्टेड थे, किसी के जहन में नहीं था, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह लें उसे, जो भी आप कहिए, तो उसको देखते हुए सिक्योरिटी की गई है कि बहरहाल उन्होंने एक बहुत बड़ा वोट लिया है और वो एक्सट्रीमिस्ट वोट है, उसमें एक मेजर वोट चंक ऑफ वोट जिसे कह सकते हैं, तो उसके पेश नजर जहाँ मिक्स आबादियां हैं जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, डिट्रॉइट है, लॉस एंजलिस है, तो जो बड़े मेजर सिटीज हैं वहाँ सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। वाशिंगटन में ट्रूप्स आए हैं, और जो नेशनल गार्ड है जो यहाँ जैसे नीम फौजी दस्ते आप जिन्हें कह सकते हैं, जैसे रेंजर्स है पाकिस्तान में, तो टोटली सिक्योरिटी है। मैं नहीं समझता कि कोई वाकया होगा, हर चीज कंट्रोल में है बज़ाहिर, हर चीज़ बज़ाहिर कंट्रोल में। आफाक साहब ये कहिएगा, जो बाइडन आज जब हल्फ उठाएंगे तो ये तकरीब थोड़ी डिफरेंट होगी पिछली तकारीब से, क्योंकि कोविड की वजह से बड़ा वो उसको लिमिटाइज भी किया गया है, और कुछ परेड्स और कुछ जो परफॉर्मेंसेज हैं वो वर्चुअली भी होंगी और वहाँ पर उस तरह से मैनेज किया गया है। तो क्या वाकई में काबिल दीद होगी ये तकरीब, क्योंकि डिफरेंट के साथ कोविड SOPs के साथ की जा रही है, और जो बाइडन के पास तो पहले भी एक एक्सपीरियंस है हल्फ उठाने का, बट अब वो एज प्रेजिडेंट हल्फ उठाने जा रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट होगा? देखिए, पूरे कोविड में डेमोक्रेट का जो बिहेवियर था वो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बहुत क्यूरियस है, और ये प्रूव भी हुआ साइंटिफिकली भी कि जितना सोशल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क लगा होगा, सैनिटाइज होगा, तो आप सिक्योर रहेंगे। इस एंगल से अगर हम देखें तो ये इंतहाई अनोखी तकरीब होगी हिस्ट्री में जो इसका रिकॉर्ड मिलता है। इसमें सबसे बड़ा नंबर अब तक ओबामा का जो फर्स्ट इनॉग्रल था उसमें 1.8 मिलियन लोग आए हैं, उनके सेकंड टर्म उनके 1 मिलियन लोग थे, और क्लिंटन को उसमें 800,000, ये रिसेंट हिस्ट्री बता रहा हूँ, और 600,000 तो अराउंड डोनाल्ड ट्रंप के उसमें भी लोग जमा हुए थे। मगर एक तो हालात जरा मुख्तलिफ है, आपको पता है कि जो इश्यूज है वहाँ, फिर ये कोरोना की वजह से मैं नहीं समझता कि 2-3 हज़ार से ज्यादा लोग वो जमा कर पाएंगे जब जमा करना चाहेंगे, क्योंकि जितने डिस्टेंस से खड़ा करना चाहते हैं उसमें लोग आएंगे भी नहीं। बिल्कुल, लोग आएंगे भी नहीं। आफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक जो अनोखी चीज उन्होंने ऑप्ट की है वो ये है कि करीबन 2 लाख अमरीकी झंडे जो हैं वो पूरी उस जगह पर लगाए जाएंगे, और वो झंडे जो हैं वो बेसिकली लोगों को रिप्रेजेंट, तो आई थिंक बड़ा एक वो पूरा सोच समझ के साथ ना एक तकरीब को डिजाइन किया गया। बहुत शुक्रिया आफाक फारूकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन में मखसूस तादाद में तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिला दिए जाने का इम्कान, और वो इम्कान इसलिए है कि PSL इंतजामिया ने NCOC से इजाजत मांग ली है। अब कोविड SOPs को अगर फॉलो करें तो आपको क्राउड ओपनिंग की इजाजत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम छठे एडिशन में अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए SOPs को फॉलो करते हुए इंतजामिया ने कहा है कि हम अगर स्टेडियम्स खोल दें तो फिर शायद क्राउड महदूद तादाद में अगर लोग आ जाएं, जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ है कि महदूद तादाद थी लोगों की और SOPs को फॉलो किया गया था, तो इस तरह से हो जाता है तो फिर क्राउड की वजह से रौनक भी होगी और अट्रैक्शन भी आएगी और तो लोग भी ज़्यादा आएंगे और इससे जो है बेहतरी भी आ सकती है पाकिस्तान क्रिकेट में। PSL की इंतजामिया ने अभी ये सोचा है NCOC इसकी इजाज़त देती है या नहीं। इसके अलावा एक और अहम मामला कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के होने वाले आइंदा आने वाली सीरीज़ में, लेकिन फिर सीरीज़ तो हो रही है, वहीं पर जब टीम के ऐलान होते हैं तो बहुत से मामला नजर आते हैं। मोहम्मद आमिर का मामला आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इशू बनता जा रहा है और वो टीम में आना भी चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट सेम नहीं है। ये तरीकाकार क्या है, ये एटीट्यूड क्या है, ये भी अब हर कोई बात उन्होंने मशरूत रजामंदी तो जाहिर कर दी है, अब मैनेजमेंट और PCB के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। इन तमाम सूरत हाल और सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम सीमल और अबूजर। आप लोगों का जो MCR की आवाजें बहुत आ रही हैं, आप लोग कैसे कर रहे हैं शो? सर हम तो शो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहती हूँ कि अब आवाजें आप तक ना आए, हमें तो आदत हो गई कई सालों से, और अगर अब आवाजें ना आए तो हम सोचते हैं क्या हो गया है, साइलेंट क्यों हो गए सारे। अच्छा मिर्जा साहब, सबसे पहले तो हम ये सुपर लीग पाकिस्तान छठे एडिशन की मखसूस तादाद में जो शायकीन के लिए उन्होंने कहा कि हम NCOC से इजाजत लेंगे, एक तो बड़ा खुशाइंद है कि छठा एडिशन होने जा रहा है और PSL शुरू होने जा रहा है। अब इसमें आप क्या समझते हैं कि वाकई में ये रिस्क भी लेना चाहिए, कहीं ना कहीं ये जरूरी है या नहीं जरूरी, आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी तक अगर सीमल देखा जाए तो जो केसेस हैं कोविड के पाकिस्तान में, उनकी तादाद बजाय बढ़ने के काफी हद तक अभी कंट्रोल कर पाए हैं। यानी कि अब से एक आध हफ्ता पहले जो थी तादाद बहुत ज्यादा थी, तो कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है NCOC पर कि वो क्या फैसला करते हैं। सिवाय ऊपर तमाशाइयों के दाखिले की इजाजत नहीं है, लेकिन PSL एक ब्रांड है। आप देखें IPL हुआ था मुत्तहिदा अरब अमारात में, दुबई, शारजा, अबू धाबी में, वहां पर भी तमाशाइयों को दाखिले की इजाजत नहीं थी, लेकिन PSL ब्रांड है। देखते हैं क्या फैसला किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अब जहां जिक्र कर रहे हैं PSL का कि एक ब्रांड है, वहीं पर बड़ी एक और खुशाइंद बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट शुरू हो रही है दोबारा से। साउथ अफ्रीका की टीम एक अरसे बाद पाकिस्तान आई है और वो सीरीज शुरू होने वाली है। कुछ उम्मीदें हैं आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ? आप जी आप ही से पूछ रही हूँ सर। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उम्मीदें तो हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज में पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, बिकॉज हमारा होम ग्राउंड हमारी, तो थोड़ा एडवांटेज होगा। इसका रैंकिंग में हमसे ऊपर है। अब हमारा टेस्ट चैंपियनशिप है, उसकी पॉइंट्स टेबल में भी बहुत नीचे जा चुके हैं, तो हमारे लिए सर्वाइवल होगी कि हम कम से कम ये सीरीज जीतें और लोगों के बिल्कुल ठीक पहुंचने में कामयाब हो इस टीम पर, टीम मैनेजमेंट पर। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेले और उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें टीम सिलेक्शन की, तो एक जानिब तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के लिए टीम तो अनाउंस कर दी गई है, वहीं पर मोहम्मद आमिर का इशू बहुत अब एक दफ़ा फिर से रिसर्फेस कर गया है। मोहम्मद आमिर, क्या आपको लगता है कि ये मामला बोर्ड ने मिस हैंडल किया है या मोहम्मद आमिर खुद ही कंफ्यूज थे? वो चाहते क्या थे अपने करियर से, कभी रिटायरमेंट, कभी वापसी, फिर मशरूत वापसी, ये मामला हुआ क्या है? हैंडल किस तरह गलत हुआ है कहीं पर? देखिए अबूजर, दरअसल आमिर को जो लोग मशवरा देते थे, उन्होंने जो उनके मुशीर थे, उन्होंने उन्हें गलत मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप रिटायरमेंट का ऐलान करें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे फिर रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं आप रिटायर ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने बड़ा स्मार्ट स्ट्रोक खेला। जैसे ही आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उन्होंने कहा हम आमिर के फैसले की कदर करते हैं और उनका बहुत बहुत दे रहे कि ये टीम मैनेजमेंट नहीं होगी तो अवेलेबल होगा। क्या एक खिलाड़ी की ख्वाहिश पर पूरी टीम मैनेजमेंट को तब्दील कर दिया जाएगा? ये तो ब्लैकमेलिंग हुई ना, कि एक तो आप माजी में कन्विक्ट हो चुके हैं, आपने सजा काटी,
इंग्लैंड में, वहां से आप वापस आए, आपको क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया, आपकी बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी हुई और उसके बाद आप बोर्ड को ही आंखें दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मोहम्मद आमिर का रवैया जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी मेलिंग में आया तो कल को कोई और खिलाड़ी खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि जी इस मैनेजमेंट को हटाएं फिर मैं खेलूंगा। और बहुत फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास, शाहीन आफरीदी हमारे पास आ चुके हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं और भी यंग अपकमिंग फास्ट बॉलर है। मोहम्मद हसनैन है, उनको मौके प्रॉपर तरीके से नहीं मिले और दीगर फास्ट बॉलर उस्मान जुनैद खान को हम मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने अब तक अपनी जुबान नहीं खोली। तो पाकिस्तान को मेरी राय में अबू ज़र ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए मोहम्मद आमिर से, ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए मोहम्मद आमिर से। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब जब वो खुद वापस आए हैं, उनको रियलाइज हुआ है कि ये तो उल्टा पड़ गई है, मैंने रिजाइन अनाउंस किया, रिटायरमेंट अनाउंस की, लेकिन मुझे पीसीबी ने कहा कि ठीक है फिर रिटायर हो जाओ, तो वो खुद उन्होंने यू टर्न लिया और वापस आ गए। तो आपको लगता है कि अब जब वो वापस आए हैं तो वाकई में उनको अकोमोडेट करना चाहिए या बस अब रिटायरमेंट है तो बस फिर रिटायर ही रहे? मेरे ख्याल में सीमल अब उनको जो है खुदा हाफिज टाटा बाय बाय कह देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे बॉलर्स हैं और आमिर ने तो वैसे ही ये चॉइस जी मिर्जा इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई माजरत, सिग्नल्स की वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉपर उस तरह से नहीं हो सकी, वो में नहीं आ सकी, बट आई थिंक कि आपका पॉइंट आ गया कि अब टाटा बाय बाय कर देना चाहिए मोहम्मद आमिर को और उनकी ब्लैकमेलिंग में पीसीबी को नहीं आना चाहिए। अगर वो कंफ्यूज थे तो पीसीबी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो क्लियर माइंड के साथ अब उनकी रेजिग्नेशन को या फिर रिटायरमेंट को एक्सेप्ट करें और दोबारा से मौका ना दें इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनके मुताबिक ऐसा है और बहुत से लोग ऐसा चाह भी रहे हैं। मैंने देखा ओवरऑल सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इतनी सपोर्ट नहीं की मोहम्मद आमिर की इस इशू पर कि आप अपनी मर्जी से आए जाएं और फिर रिटायरमेंट की वापसी ले लें ऑप्शन। ये ऐसे होना जो है मिर्जा साहब कह रहे थे ना कि उनके मशीरों ने उनको अच्छा मशवरा नहीं दिया, तो मैं सोच रही हूँ कि आज के शो में हमने ये बात बहुत दफा सुन ली है कि वो चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो में हो, वो चाहे इस सिनेरियो में हो, मशीर जो है ना ये अच्छे मशवरे नहीं देते। बहरहाल जी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद अपनिएगा फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का कल इजलास हुआ, जिसमें अहम मुल्की मामलात पर गौर किया गया और ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए कायम होने वाली वज़ारती कमेटी के सरबराह वज़ीर इत्तलाअ शब्बीर फराज ने रिपोर्ट पेश की। और ज़राए के मुताबिक वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट में ब्रॉडशीट मामले पर सिफारिशात भी शामिल की गई हैं और इस मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया। और इस कल तमाम मीटिंग के दौरान माली अवार्ड देने की मंजूरी भी की गई है कोर कमेटी के मेंबरान को और इसके साथ साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिनकी तहकीकात से पाकिस्तान को बड़े माली नुकसान से बचाया। काबीना ने वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के हवाले से भी डिसीजंस लिए। सेहत सहूलत प्रोग्राम के डाटा की तस्दीक के लिए नादरा के साथ 5 साला मुआहदा करने की इजाज़त भी दे दी और इसके साथ साथ गुज़श्ता 6 माह में सिविल सर्विस इस्लाहात के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई है और पेपरा रूल्स में तरमीम पर भी ब्रीफिंग दी गई। मतलब कुछ डिफरेंट इशूज थे जिनको डिस्कस किया गया और जिन पर बात की गई। इसी के साथ साथ एक और इशू जिस पर बहुत ज्यादा कल काबीना की मीटिंग में भी बात हुई और मीडिया के ऊपर भी खबरें आ रही थी, वो था पीआईए की मलकियत जो न्यूयॉर्क के मारूफ होटल है रोजवेल्ट, उसका माली बहरान फिर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बिल्कुल, और इसमें अब सूरत हाल ये है कि माली बहरान एक बार फिर पीआईए ने इसमें फंड्स मांगे हैं और जिसे कहते हैं ना बेल आउट पैकेज मांगा है पीआईए ने एक बार फिर रोजवेल्ट होटल को बचाने के लिए। रोजवेल्ट होटल का मामला अब का नहीं है, बहुत पुराना मामला चल रहा है। अब इस बार $3,55,77,000 का एक और पैकेज देने के जाने की राह हमवार की जा रही है। फिर होगा क्या ये रोजवेल्ट होटल जो है वो उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इसको बेच दिया? मामला लगता है कि अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ये मामला किस तरह हैंडल किया जाना चाहिए और क्या तरीकाकार था अब तक, किस तरह से इसको हैंडल किया गया, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बुखारी साहब। सेम टू यू सर। सबसे पहले तो हम वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से बात करें कि कल जो इजलास हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कशंस हुई वो ब्रॉडशीट के मामले पर ही हुई। तहकीकाती कमेटी भी बनाई जा रही है, मुख्तलिफ वज़रा, मुख्तलिफ मशीर और तर्जुमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब वो ये बात करते हैं कि हम इस मामले को पब्लिक करेंगे, आवाम से कुछ छुपाया नहीं जाएगा। आपका क्या कमेंट है इस पर? देखिए, गुजारिश ये है कि जो काबीना की मीटिंग है ना, ये अब ऐसे लगता है जैसे सिर्फ एक कोई अपॉइंटमेंट कमेटी है जिसने बस सिर्फ इम्पोर्टेंट सरकारी ओहदों के ऊपर बंदों को लगाना होता है। किसी को तरक्की देनी है, किसी की तनख्वाह मुकर्रर करनी है,
कैबिनेट जो है जिस तरीके से उसको नेशनल इश्यूज के ऊपर संजीदगी के साथ नोटिस लेके और उनको हल करने की बात करनी चाहिए। इन इश्यूज के ऊपर आज कन्फ्रंटेशन है अपोजिशन और हुकूमत के बीच, उसका जायजा लेना चाहिए, उसका अहाता करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मीटिंगें पिछली हैं जो शायद वो रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं इमरान खान साहब की, उन्होंने अपने इक़्तिदार में इतनी ज्यादा मीटिंग जो है वो फेडरल काबीना की थी, लेकिन इश्यूज हल नहीं हो रहे हैं। जिससे जो आप रिकॉल करके मुझे बताएं जल्दी से कि आपको याद हो जो बड़े फैसले किए हों, जिससे नेशनल क्राइसिस जो इस वक्त है, जो पॉलिटिकल इम्पास है, उसकी तरफ बढ़ने का कोई इशारा आपको मिलता हो। यही हाल आज की काबीना की मीटिंग का है जो आप कह रही हैं, उसमें भी आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रूटीन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए हो जाने चाहिए, उसके लिए काबीना का इजलास जरूरी नहीं होता है। लेकिन ये आप देखिए, एक मिसाल मैं आपको दूं कि ये जो रूजवेल्ट होटल का जिक्र आपने किया, ये इशू आज का नहीं है, ये पिछले 25 साल से इशू है और हर हुकूमत ने, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इसको ये साबित करके कि ये लाइबिलिटी है, इसको बेचने की कोशिश की, इल्जामात लगे कि अपने फ्रंटमैन को बेचना चाहते हैं ये, क्योंकि इट्स ए गोल्डन प्रॉपर्टी इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क। अगर आपने देखा है वो होटल, तो दुनिया का कोई होटल उस इलाके में ऐसा नहीं है जो प्रॉफिट में ना चल रहा हो, सवाए हमारे रूजवेल्ट होटल के। इसकी 2-3-4 जल्दी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि वहां पर हैवी सैलरीज के ऊपर लोग रखे हुए हैं। PIA में जिस तरह वैसे तबाही मची आपके सामने है, उसी तरह से रूजवेल्ट होटल का भी हाल है। जिस लोकेशन पर वो है, जिस हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क यानी यूनाइटेड नेशन से वॉकिंग डिस्टेंस के फासले पर ये होटल है, और इतना बड़ा होटल है, इतनी प्रॉपर्टी है कि लोग मैं समझता हूँ दूसरी हुकूमतें भी ख्वाब देखती होंगी कि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी उनकी वहां हो, लेकिन उसका जो हाल है वो आप देख लीजिए। पिछले दिनों में इस हुकूमत के दौर में भी ये स्कैंडल आया था कि शायद मैं नाम लेना नहीं चाहता उन वज़रा का जो इंटरेस्टेड थे इसको बेच दिया जाए। ये अपने भांडे बेच के और ज्यादा अपने आप को बोझ तले दबाना और क्राइसिस पैदा करना, ये सलूशन नहीं हुआ करते। जिन चीजों के ऊपर पिछली हुकूमतों पर लान तान करते थे खुद इमरान खान साहब, वही सारे काम अब उनकी नाक के पीछे भी हो रहे हैं और कोई अहम फैसला इस काबीना के जरिए। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, आपने जैसे कहा कोई अहम फैसला नहीं हुआ, ना ही हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन देखी काबीना इजलासों में अब तक जितने हुए हैं। लेकिन अब ये रोजवेल्ट का मामला जो आपने जिक्र भी किया कि मिस मैनेजमेंट या एक्सपेंसेस ज्यादा और जो इनकम है वो कम थी, मिस मैनेज हुआ ना बेसिकली, तो अब इसका हल फिर क्या है, क्या किया जाए? 25 साल से आपने बताया ये मामला चल रहा है, तो कैसे इसको हैंडल किया जाना चाहिए आइडियली? इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। इसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के सपोर्ट करें। ऐसे लोगों को हैवी सैलरीज पर वहां रख दिया गया है जिनको होटलिंग का सेंस ही नहीं है। ये जब तक प्रोफेशनल हाथों में नहीं जाएगा, जैसा मैंने कहा, इट्स ए प्राइम प्रॉपर्टी इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क, वहां होटल के कामयाबी से ना चलने की कोई वजह नहीं है सिवाय इसके इन कॉम्पिटेंट लोगों को जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है उनको हैवी सैलरीज पर आप अपॉइंट कर देते हैं वहां पर, और उसकी वजह से वो होटल जो है वो नाकामी का शिकार है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी खास तौर से होटलिंग इंडस्ट्री में ऐसी नहीं है जो उस एवेन्यू में जो जहाँ लोकेट है रोजवेल्ट होटल वहाँ हो और वो कामयाबी से ना चल रही हो। लेकिन बुखारी साहब, गुज़श्ता अखबार में भी कोई रोजवेल्ट की अच्छी खबरें तो नहीं आ रही थी? माली पैकेज दिया जाता था और उसको स्टेबल करने के लिए या उसको चलाने के लिए भी काम किए जाते थे। वो आप चाहे नवाज शरीफ दौर का जिक्र कर लें, और फिर PTI के दौर में बार बार ये भी बात हुई कि शायद ये बेचने लगे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, माली पैकेज नहीं देना, इसको सेल आउट कर दें, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो ये मसला तो बहुत पुराना चला आ रहा है, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो क्रिएट नहीं किया। मैं अर्ज करूं आपको, दो चीजें हैं जिसने इस होटल को इस नहज पे बचाया है। एक तो मैंने आपसे कहा कि फेवरेट्स को हैवी सैलरीज के ऊपर आप वहां अपॉइंट कर देते हैं विदाउट देयर बैकग्राउंड, और दूसरा ये कि मैं फिर कह रहा हूं कि हर हुकूमत ने अपने फ्रंटमैनों के जरिए इसको बेचने और खरीदने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसकी डेवलपमेंट के ऊपर किसी ने फोकस ही नहीं किया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप अगर इसकी डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, तो आपको हैरत होगी कि इतनी प्राइम यानी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे नुकसान में जा सकती है। हमें इसके बारे में रेडिकल फैसले करने पड़ेंगे, हमें इसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये होटल कामयाबी से चल सकता है। वरना हर साल या हर 2 साल के बाद जो रिलीफ पैकेज है या बेल आउट पैकेज से आपने कहा, वो देने से इस होटल के मसाइल हल नहीं होंगे। ये एक तरह से जिस तरह हमारा PIA फ्लैग बेरर था हमारा,
ये होटल भी पाकिस्तान की हुकूमत का एक सिंबल था इन द हार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन बुखारी साहब, अगर मामला आपने कहा कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हवाले कर दिया जाए, यानी कि फिर इसको आउटसोर्स कर दिया जाए, किराए पे चढ़ा दें, किस तरह से मैनेज करें? मतलब गवर्नमेंट ने तो मैंने ये कहा ही नहीं है कि इसको आप नहीं, हमें आप पूछ रहा हूँ कि क्या तरीका कार है उसका? जो आपके इस इम्पोर्टेंट होटल को चलाए। ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान से लोग अपॉइंट कर दिए जाते हैं, फिर वहां पर वो भी, मैं उस तरफ तो आए नहीं हूँ कि इसके अंदर यानी बंगलिंग कितनी होती है, इसके अंदर ये पिलफरेज कितनी है, इसके अंदर किस तरीके से लूटमार होती है, उसका तो मैंने अभी तस्करा नहीं किया। दो चीजों से इसे बचाना चाहिए, एक ये कि मर्जी के फेवरेट लोग न लगाए जाएं, और दूसरा ये कि इसको ख्याल ही तर्क कर दिया जाए कि इसको बेच दिया जाए। ये जो इसको बेचने की एफर्ट्स है पिछले 25 साल से तसलसल के साथ जारी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। काबीना की मीटिंग से लेकर रूजवेल्ट होटल तक आपने जिक्र किया और आपकी बात बिल्कुल बजा है। फेवरेटीज को अकोमोडेट किया जाता है, हैवी सैलरीज जो है वो कहीं ना कहीं फिर आपके बजट के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और आप एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। फिर आप ये बातें करते हैं कि इसको बेचना है बेचना है बेचना है, माली पैकेज दिया जाता है, उसमें भी जो बेज़ाब्तियां होती हैं, दैट्स अनदर स्कैंडल। बिल्कुल, और ये मामला जहाँ पर है कि हमारे जो इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो PIA है, चाहे तमाम मामला है, उसको कैसे हैंडल किया जाना है, किस तरह से हैंडल किया जाना है। हमने ये देखा कि प्राइवेटाइजेशन अगर हल मामला नहीं है तो फिर आउटसोर्स करना अगर हल है, तो फिर उसके लिए भी मुत्तफिक होना सबके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये नेशनल एसेट्स हैं। इसमें अगर इसके वाले से कोई फैसला लेना है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक पेज पर होंगी, तभी इससे इतने बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक मामला जो कि इस वक्त ज़ेर बहस है पूरे पाकिस्तान में, ऐसे लगता है कि ये मामला अभी काफ़ी देर तक चलेगा, क्योंकि ब्रॉडशीट की इस वक्त बात हो रही है कि ब्रॉडशीट मामला है क्या। ब्रॉडशीट के हवाले से जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव का वो मुसवी जो हैं, उनका एक बार फिर कहना है कि नैब ने इन लोगों से फ्रॉड किया जिन्हें फ्रॉड ढूंढने के लिए रखा गया था। और अदालती फैसला पब्लिक होने के बाद लंदन में नुमाइंदा जो बात कर रहे थे, तो मौसवी ने ये भी कहा कि 4 साल पहले $1 अरब मुंतकली का इंकशाफ किया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा, जो एक सवाल नैब से करना चाहिए कि मौसवी ने अलर्ट किया था, तो फिर आपने क्या किया? ये वो पूरा का पूरा मामला है जो यहाँ से भी जस्टिफिकेशन जा रही हैं, वहाँ से भी कुछ डिफरेंट इंटरनेशनल और जो हमारे नेशनल रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। काबीना कमेटी में डिस्कस हुआ ये, और बाकायदा एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कहा गया कि कमेटी बनाएंगे, पब्लिक पे करेंगे इस डिसीजन को। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ 24 न्यूज़ के नुमाइंदा जो कि बरतानिया बेस्ड हैं और वहां पर कावे मुसवी से उन्होंने इंटरव्यू भी किया है, तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि असल में ये स्टोरी है क्या। क्योंकि उनके जो बयानात हैं, जो ब्रॉडशीट के सरबराह हैं, वो भी बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं वो भी इस पूरे मामले के अंदर जो है वो कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इरफान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम सिमर, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। जी सो इरफान, जी तो तारुफ मेरा ठीक करवाया 24 का नुमाइंदा, दैट वाज अ ईयर अगो। अब तो अब आपके साथ नहीं है, लेकिन ये कि हमारे साथ ही हमारे उसके साथ हमारे लिए आप अभी भी साथ ही हैं। सॉरी, दैट वाज अ मिसकम्युनिकेशन। सो इरफान, आपने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू किया जिसके बाद धूम भी मच गई पूरे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, ये स्कैंडल सामने भी आ गया। इट वाज अ ह्यूज डील। आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे कि असल में ये स्कैंडल है क्या, और ब्रॉडशीट के मामले पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रॉडशीट की तरफ से भी पॉलिटिक्स की जा रही है, पाकिस्तान में ऑपोजिशन की तरफ से इस इशू को उठाया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इस इशू को उठाया जा रहा है, और सब कह रहे हैं कि हम ठीक हैं। देखें सिमल, मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स, ये जिस दिन पहले दिन यानी आज से कोई 10 रोज पहले जब मैंने ये इंटरव्यू किया था और उसके बाद हमने इसके पार्ट्स में से अपलोड करना पड़ा, एंड देन ऑब्वियसली इट बिकेम नेशनल, और बल्कि अब तो इंटरनेशनल हेडलाइंस है। अक्रॉस द बॉर्डर भी इस पे डिस्कशन जो है वो हो रही है, और इसके बाद इट वाज अ न्यूज मेकर इंटरव्यू। इट्स नथिंग कि इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज, हाँ कंट्रोवर्सीज ये जरूर थी। ये जो कावे मुसावी हैं, जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने जो हकायक हमारे सामने रखे, ये किसी एक शख्स के हवाले से नहीं था इंटरव्यू। इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे
जो फैक्शंस हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया है 2000 के अंदर और 2003 के अंदर। उस वक्त की हुकूमत को के खिलाफ जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की चार्जशीट है, नैब के हवाले से बहुत जबरदस्त किस्म की चार्जशीट है और ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता। ठीक है। इसके अंदर, इस खबर के अंदर सबसे ज्यादा नैब को तनकीद का निशाना बनाया गया है और ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उस वक्त लोग जो काबिल मुसावी के साथ डील कर रहे थे उनके हवाले से बहुत कुछ कहा गया है। अब आपने पूछा कि कंट्रोवर्सी असल में है क्या। सदर मुशर्रफ के दौर में इसको एक कंपनी को हायर किया जाता है ताकि उन असासों को पता लगाया जा सके जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं, सियासतदानों के, और 200 की एक लिस्ट जो है उन्हें दे दी जाती है। ठीक है। अब होता क्या है कि जिस तरह वक्त गुजरता गया और ये टारगेट्स जिनका जिक्र अब फैसला चूंकि अब पब्लिक हुआ है उसमें भी लिखा गया है कि जो टारगेट्स पोटेंशियल टारगेट्स थे उनका नाम आहिस्ता आहिस्ता निकाल दिया गया और जिस पर काबिल मुसावी की जो कंपनी है उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब आपने जिनका हमें टारगेट दिए थे और हमने आपके साथ जो मुआहिदा किया था उसके मुताबिक आप इन लोगों को नहीं निकाल सकते। लेकिन उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत और ओवैसी उन्होंने इनाम निकाले और उसका असर ये हुआ कि वो पोटेंशियल टारगेट्स जिनके नाम मौजूद थे, जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनके पैसे मौजूद थे, उनके जब नाम निकल जाते हैं तो फिर काबिल मुसावी साहब की कंपनी जो है वो चीखना शुरू कर देती है कि जनाब आपने नाम क्यों निकाला है। और फिर ऑब्वियसली इनको ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि इस फैसले को, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जब खत्म हुआ इसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। ठीक है। यहाँ पर आर्बिट्रेशन में चले गए कि जनाब आपने हमारे से मुआहदा किया था और आपने से इसकी वादा खिलाफी की है, वायलेशन की है टर्म्स की, लिहाजा आपको इसके इतने डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत ऑब्वियसली जब ये हार जाती है और साबित नहीं कर पाते, क्योंकि लंदन की हाई कोर्ट ने सर एंथनी एवंस की जो जजमेंट है उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जो एग्रीमेंट पाकिस्तान की हुकूमत के साथ किया गया था उस पर नहीं पूरा उतरे और फिर वो डैमेजेस इन्हें देने पड़े और फिर उसकी अपील होती है। अपील के बाद फिर हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने ये पैसे पे किए। कंट्रोवर्सीज यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके अंदर जो टर्म्स लिखी गई हैं वो पैसा जो पाकिस्तान में भी रिकवर किया जाएगा या पाकिस्तान से बाहर भी रिकवर किया जाएगा उसका 20% इस कंपनी को जाएगा। तो कंट्रोवर्सी यहाँ पर लाई करती है। पाकिस्तान से बाहर तो सिंपल समझ में आता है कि पैसा रिकवर किया जाएगा उसका 20% होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो पैसा रिकवर किया जाएगा उसमें से भी, तो ये कंट्रोवर्सी इसके अंदर लाई कर रही थी। और फिर पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इनके साथ जो डीलिंग होती रही, इसको भी काफी इसमें चीजें ऐसी हैं जो तवज्जो तलब हैं। तो कंट्रोवर्सी जैसे आपने कहा कि ये जो कंट्रोवर्सी है यहाँ पर आई, एक तो मुआहिदा कि 20% ब्रॉडशीट को भी मिलेगा, वो अलग मामला है। फिर इसकी जो हैंडलिंग है, अब इसमें बताइएगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का कहाँ पर रोल आता है, क्योंकि ये मामला है 2000 के इरा का, उसके बाद केसेस चले लंदन हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो मामला चल रहे हैं, शहजाद अकबर के हवाले से बात चल रही है, ये क्या मामला है? देखें, ये भी हालात को ट्विस्ट किया जा रहा है। शहजाद अकबर के हवाले से दो चीजें बड़ी उन्होंने कही जिसपे उन्हें गुस्सा भी था कि वो चीजों को ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं। क्योंकि शहजाद अकबर आपको मुतादिद बार आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि इसने उस तरह चीजों को आइडेंटिफाई नहीं किया और टारगेट्स पूरे नहीं किए जिस तरह किए जाने चाहिए थे, जिसको उस पर कभी मुसावी को रिजर्वेशन है और वो शहजाद अकबर को इस बात के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मुतातिद बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें क्वेश्चन भी किया था कि आप अब उनके खिलाफ वो बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन माजी में जो आपने इंटरव्यूज दिए उसमें तो आपने बड़ा उन्हें बढ़ा चढ़ा के बयान किया और मैन ऑफ इंटेग्रिटी कहा। तो उसके ऊपर भी उन्होंने जो बात हमारे से बाद में भी शेयर की और कहा कि हालात जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत को डील करना चाहिए था वैसे डील नहीं किया गया। 1 बिलियन अकाउंट का मसला है जो पाकिस्तान की को बताया जाता है और फिर उस पर कुछ नहीं होता। तो ये एक 1 बिलियन अकाउंट की जो कंट्रोवर्सी है इसने चीज़ों को बड़ा जो है वो कंफ्यूजिंग किया है। और ये अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जिस तरह कभी मुसावी दावा कर रहे हैं बताया गया था तो दे शुड हैव गॉन फॉर दिस 1 बिलियन अकाउंट, जो नहीं गए। और इसी के ऊपर कंट्रोवर्सी जो है वो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के ऊपर वो कर रही है।
लेकिन आपने सुना होगा कि जिस जफर क्यूसी का जिक्र किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने भी ये कहा कि हमें एक शख्स आकर मिलता है और बताता है कि जनाब मुझसे तय किया जाए, मेरा शेयर ये होगा और आपको पैसे ला कर दे देता हूँ। और वो इब्तदाई दिन थे गवर्नमेंट के, ये बात जरूर तस्लीम की गई है। लेकिन माजी की जो हालात थे, माजी की जो परफॉर्मेंस थी ब्रॉडशीट की या उससे कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन्हें शायद इतना ज्यादा जो है वो सीरियस नहीं लिया। लेकिन कंट्रोवर्सीज अभी भी प्रिपेयर करती हैं और कंट्रोवर्सीज जो हैं इसके आंसर्स आने बहुत जरूरी हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जहां पे पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान हुआ है, नुकसान उनके बयानियों को हुआ है, वहीं पे नैब को भी नुकसान हुआ है और नैब के ऊपर बहुत सीरियस क्वेश्चन रेज होते हैं कि इन्होंने अगर माजी अभी वो आप अगर कभी मुसावी के इंटरव्यू सुने, स्पेशली वो इंटरव्यू जो उन्होंने पहले यानी आज से 10 रोज पहले मेरे साथ किया, उस 55 मिनट्स के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने तमाम लोगों को जो डील करते रहे हैं मुशर्रफ के टाइम में, जो डील करते रहे हैं उस वक्त की नैब के साथ और नैब के लोग, सबके खिलाफ जो है वो चार्जशीट है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान नैब को हुआ और फिर इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें, जिसमें नून लीग के अगर ये जो 69 पेजेस की जो एक तो क्वांटम हियरिंग जजमेंट और फिर उसके बाद हियरिंग और फिर उस पर जो फैसले हैं उसको अगर आप पढ़ें तो नून लीग के हवाले से तो बहुत कुछ लिखा गया है। तो आई थिंक ये कंट्रोवर्सी अभी थमेगी नहीं, इसके भी बहुत सारे पहलू हैं और जिसे मिनी पनामा का नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल सही इरफान, और आई थिंक ये स्कैंडल बड़ा प्रोलॉन्ग भी करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके और भी मुहर्रिकात और भी चीजें सामने आएंगी। अच्छा, आपने जिक्र किया कि नून लीग के हवाले से काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो सकती हैं और करंट गवर्नमेंट जो है ये मुसलसल 2.5 साल से एक नारा जिस पर अभी ना यूटर्न लिया गया ना ही चेंज किया गया, दैट इज अकाउंटेबिलिटी, कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, पैसा जो बाहर है वो वापस लेकर आएंगे। तो उनका एक मेन प्राइम पर्पस जो है वो ये रहा है। सो आपको लगता है कि वो ब्रॉडशीट के साथ दोबारा मुआयदा करने की पोजीशन में आएंगे, अब आकर इस इशू को वाकई में सीरियस लेंगे? जैसे आपने कहा कि पहले वो इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, ब्रॉडशीट को सीरियस नहीं ले रहे थे, तो डू यू रियली थिंक कि दोबारा कोई मुआयदा होने जा रहा है ताकि वो सारे नाम सामने आए, वो सारा पैसा जो बाहर और पाकिस्तान में, दैट्स अनदर डिबेट कि किसका कितना कमीशन किसको जाना है, क्या लगता है मुआयदा दोबारा होगा? देखें शिमल, 10 दिन पहले जब इंटरव्यू किया था काबी मुसावी से मेरी बहुत सारी बातें हुई इस हवाले से, और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने भी अपने इंटरव्यू में मुतालबा किया था पाकिस्तान की हुकूमत से, और काबी मुसावी ने भी उसको फिर जो है वो ऑन किया और उन्होंने कहा कि इस फैसले को पब्लिक कर दिया जाएगा। आपने देखा फैसला पब्लिक हुआ और फैसला पाकिस्तान की हुकूमत ने पब्लिक किया। ये फैसला यकीनन जब पढ़ा गया था तो उसमें पाकिस्तान की हुकूमत के पास तो ये डिसीजन मौजूद था, तो उन्हें पता था कि इसमें पाकिस्तान की जो साबका हुकूमतें हैं वो किस तरह इन्वॉल्व हैं। और जहां तक आपका ये सवाल है कि कैसे होगा और क्या कोई डील हो सकती है, तो आई बिलीव काबी मुसावी ने भी कहा है कि ही इज रेडी, ही इज द कैपेसिटी। लेकिन ये काबी मुसावी साहब जो हैं ये अपने आप को उन्होंने मार्केट बहुत अच्छा किया है, पाकिस्तान की मार्केट तो कर लिया, लेकिन इरफान हाशमी ये मामला 20 सालों पर मुहित है। इसमें आपने जिक्र किया मुशर्रफ दौर का, फिर आपने जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर का, इस दौरान जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का दौर था वो 10 साल, उसमें ये मामला कहाँ तक पहुंचा था? ब्रॉडशीट तो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कोर्ट में, तब भी मामला था, ये 10 साल बीच में उसका जिक्र नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है? देखिए जिक्र बिल्कुल मौजूद है। काबी मुसावी साहब इनकी गवर्नमेंट्स के पास जाते हैं, काबी मुसावी साहब गिलानी साहब के पास जाते हैं, काबी मुसावी साहब जो है नवाज शरीफ के पास जाते हैं, नवाज शरीफ साहब से कहते हैं कि जनाब ये हालात ऐसे हैं और आप लोगों ने हमें पैसे पे करने हैं, जिस पर उन्हें कहा गया कि हम अपील करेंगे। और उस वक्त भी काबी मुसावी ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को कहा था कि अगर आप अपील करेंगे तो पाकिस्तान की जो टैक्स पेयर का पैसा मजीद जाया करेंगे, आपको अपील में जाने के बजाय इसको खत्म करना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मुशर्रफ की हुकूमत में जब इस कंपनी को ऑन बोर्ड लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो बाद में इन 10 सालों का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, काबी मुसावी साहब अपने पैसे लेने के लिए उन्हीं हुकूमतों के पास जाते हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही।
इंटरेस्टिंग सी बात है कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उनको आप जाकर कहेंगे जनाब मैंने लीगल मैटर इरफान, और वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज होती रहती है लेकिन वो चलना था और फिर लीगल मैटर में डिसीजन भी ब्रॉडशीट के हक में आ गया। एक छोटी सी बात जो जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप समझते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भी हो रही हैं, जब कोई स्कैंडल खुलता है ना तो फिर बातों से बातें और चेन से चेन जुड़ती चली जाती है, और पाकिस्तानी मीडिया में ये बात भी हो रही है, कुछ एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि काव्या मुसावी खुद पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि फिर बात ये आ जाती है कि शायद उनके बैक एंड पे कोई है जो उनको पुश कर रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक, इज ही अनबाइस्ड? क्या वाकई में इस पूरे मामले में वो अनबाइस्ड होकर बात कर रहे हैं? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो फर्स्ट इंटरव्यू किया था 55 मिनट्स का, जहां से ये सारा मामला जो है वो आगाज हुआ, मैंने काव्या मुसावी के इंटरव्यू में उसके बाद कोई चेंजेस बयान में कोई नई बात आते हुए नहीं देखी। फिल इन द ब्लैंक्स थे वो फुल किए गए हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि आज दोबारा नया इंटरव्यू काव्या मुसावी का कर लें और यही सवाल दोबारा उनके सामने रखें, तो इसमें कहीं भी आपको कोई कंट्रोवर्सी नजर नहीं आएगी। हाँ, लेकिन वो कुछ लोगों ने अपने एंगल जरूर निकाले हैं, कंट्रोवर्सी जरूर निकाल रहे हैं, जिनको ये फैसला पसंद नहीं आया, जिनको काव्या मुसावी की गुफ्तगू समझ में नहीं आती। देखें, वो काव्या मुसावी अगर किसी एक जमात के बारे में या किसी एक पावर कॉरिडोर के बारे में बात करे तो समझ में आता है कि जनाब ये थोड़ा बाइस है, लेकिन उसने तो सबको कहा, भी ऐसे थे, पीपल्स पार्टी भी ऐसी थी, सदर मुशर्रफ भी ऐसे थे, पाकिस्तान की प्रेजेंट हुकूमत भी ऐसी है, इदारे भी ऐसे हैं। तो ये तो गुफ्तगू जो है वो हर शख्स के हवाले से है। तो सियासत किसके लिए करेंगे? या तो किसी एक के लिए सियासत करें तो दूसरे को फायदा हो। उन्होंने तो सबको एक ही कटोरे में लाकर खड़ा कर दिया और हर एक शख्स के हवाले से बड़े सीरियस गुफ्तगू जो है उन्होंने की है। ये एलिगेशंस हैं, क्या हैं, ऑब्वियसली लोगों को जवाब देना चाहिए। अंजुम डार का नाम लिया गया है, अंजुम डार साहब आए और गलत साबित करें काव्या मुसावी साहब को। बिल्कुल, जिसका नाम आ रहा है आई थिंक उसको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी, और आइंदा आने वाले दिनों में जब मजीद चीजें खुलकर सामने आएंगी, अब तो तहकीकाती कमेटी बना दी है इसका उनका। शेरपाव साहब को भी ढूंढा जाए, जिनके नाम आ रहे हैं, उन्होंने तो अभी तक लापता है, खामोशी है, कहीं पे भी पहला नाम तो बल्कि उन्हीं का आया था, जिसके बाद ये मुशर्रफ साहब ने इसको बिल्कुल ही अंडर द कारपेट डाल दिया था सिचुएशन को। बल्कि मुशर्रफ साहब को भी पूछना चाहिए। चलिए, हाइड एंड सीक का एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है। जिन जिन के नाम आएंगे या तो वो हाइड हो जाएंगे और फिर उनको सीक किया जाएगा, या फिर वो खुद ही सामने आएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कमेटी जो बनाई है उसका बहुत अहम रोल है, जो कमेटी बनती है और फिर वो क्या फैसला देती है और फिर किस तरह से वो सिफारिशें देके आती है। बिल्कुल इरफान, थैंक यू सो मच फॉर एन अमेजिंग इंटरव्यू व्हिच यू हैव डन। और आपने एक बात बिल्कुल क्लियरली कर दी कि, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि आप अगर उस इंटरव्यू को देखें पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो साइडलाइन की गई हो। तो काव्या मुसावी इज talking about every party, तो that means कि वो जो अपने over the 20 years experience with पाकिस्तानी governments, different governments, उसको explain कर रहे हैं, तो उसमें फिर obviously सभी का जिक्र आएगा। बिल्कुल, तो हम देखते हैं इस मामले का किस तरफ रुख जाता है जब से इंक्वायरी शुरू हुई है और फिर इंक्वायरी अपने अंजाम पर भी पहुंचेगी। इसके अलावा एक और मामला और एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टूरिज्म के लिए, जो कि हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान की वादी निलतर में 15वीं शाह खान अल्पाइन स्की कप शुरू हो चुका है और पाक फतेह के स्कीयर छा गए। सलालम कैटेगरी में तीनों पोजीशंस ले उड़े हैं। सलालम कैटेगरी में पाक फजाइया के नवीद ने तुलाई, जबकि इश्तियाक और इशफाक ने बिलतरतीब चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। जॉइंट सलालम कैटेगरी में भी पाक फजाइया के स्कीयर्स इश्तियाक और इशफाक ने तुलाई और चांदी के तमगे जीते, जबकि जॉइंट सलालम कैटेगरी में कांसी का तमगा सवात के शहरी एहसन ने जीत लिया। पाक फजाइया और विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान हर साल बाकायदगी से इन खेलों का इनेकाद करती है और ये स्की चैंपियंस जो हैं वो फिर वहाँ पर जाकर अपनी खेल का मुजाहरा करते हैं, स्की करते हैं, इंजॉय भी करते हैं। बट आई थिंक ये अब आम टूरिज्म के लिए भी जो खुल चुका है, आप मालम जबा चले जाएँ, आप गिलगित साइड पर चले जाएँ, चूँकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है तो बाकायदा एक स्पोर्ट तो ये है ही, लेकिन उसके अलावा एक स्पॉट बना दिया गया, एक जगह बना दी गई है जहां पर जाकर आप स्की कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो भी आते हैं, वो भी लुत्फानंदोज होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे पाकिस्तान एक जो हमारा इमेज है उसमें भी बिल्डिंगें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो टूरिज्म हो, स्पोर्ट्स हो और ऐसे मुकामात पर स्पोर्ट्स हो, उनका इनेकाद करना भी बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो अभी तक कोशिश की जा रही है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तान ऐसे कर रहा है और ऐसे मुकाबले होने चाहिए, तवातर से होने चाहिए। बिल्कुल, इन मुकाबलों को देखकर और ये पूरी परफॉर्मेंसेस देखकर पहले तो कंग्रेचुलेशंस जो जीते हैं। मेरा दिल कर रहा है बर्फ देखने का। अब मुझे भी अभी शुरू में बोला था नहीं जाना, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। इतनी जबरदस्त हसीन वादियां देख के दिल कर रहा है, लेकिन आई थिंक मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए फिर आप। मेरे ख्याल में मार्च इज द बेटर सीजन जब जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और इस तरह से प्रोफेशनल यहाँ पे जाके इस तरह से कर सकते हैं। हम लोग तो शायद सबसे ज्यादा आसान सीजन वो होता है जिसमें छुट्टी मिल जाए
वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जी मूविंग ऑन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक लेते हैं, हम दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद अमवात हुई हैं और 48 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मरने वालों की कुल तादाद 11,103 हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग थोड़ा सा अभी भी सीरियस लेंगे, क्योंकि मौसम ऐसा है, लोग अक्सर ही सोचते हैं कि शायद मुझे सर्दी लग गई, बुखार हो गया, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी शक हो तो ज़रूर टेस्ट करवाइए और SOPs की खिलाफवर्जी बिल्कुल मत कीजिए। गुज़श्ता 24 घंटों का अगर जिक्र करें तो कोरोना के 1772 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 5,24,783 तक जा पहुंची है। मुल्क में कोरोना 4,78,517 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस का अगर जिक्र करें तो वो 35,163 हैं। ये वो पूरी रेशो है जो हर 24 घंटे के बाद NCOC की जानिब से जारी की जाती है, जिसके बाद कुछ ग्राफ्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, कुछ सर्जेस देखी जाती हैं, फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं और फिर उसके साथ साथ अमवात कंपेयर भी की जाती हैं कि कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, कौन कौन से एरियाज में हमने टोटल टेस्ट कंडक्ट किए थे और उसके बाद सिचुएशन इस वक्त क्या है। बिल्कुल, और इस तरह अगर सिचुएशन देखी जाए तो सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहाँ पर 4,476 अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि सिंध में 3,830 अमवात, खैबर पख्तूनख्वा में 1,799, इस्लामाबाद में 460, GB में 102, बलूचिस्तान में 191 और आज़ाद कश्मीर में 245 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। ये वो पूरा सिनेरियो है कोरोना के हवाले से जो हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन के ट्रायल्स भी चल रहे हैं और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो इस वक्त अमेरिका में कोरोना की सूरत-ए-हाल सबसे ज़्यादा खौफनाक है, जहां पर 4,11,486 अमवात हो चुकी हैं और अब तक अमेरिका में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार। बहुत ज़्यादा बड़े नंबर हैं जी अमेरिका में। और उसके बाद सेकंड नंबर पर भारत है। भारत में कोरोना केसेस के एतबार से चूँकि दूसरे नंबर पर है, वहाँ पर अमवात की तादाद 1,52,754 हो चुकी है और 1,59,06,000 से ज़्यादा अफराद अब तक वायरस की वजह से शिकार हो चुके हैं और इसलिए वहाँ पर भी बड़ी कोशिश की जा रही है। और हमने ये देखा कि भारत में पहले दिन से ही जैसे ही ये स्पाइक आई और कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो वहीं पर लॉकडाउन भी था, तो बहुत से प्रॉब्लम्स हुए। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। और फिर यूरोप का हम जिक्र इसलिए करना चाहेंगे कि यूरोप में अभी भी सेकेंड वेव चल रही है और UK में खासकर बहुत से मसाइल बढ़ गए हैं। जैसे सेकेंड वेव आई, वहीं पर अमवात में भी इजाफा हुआ है और SOPs की जहाँ पर खिलाफ, वहीं पर इस वक्त लॉकडाउन भी सख्त किया गया है UK में खासकर। बिल्कुल, UK में खास तौर पर क्योंकि म्यूटेटेड वायरस भी वहाँ पर आ गया है और रैंडम टेस्टिंग का सिलसिला भी UK में इस वक्त जारी है। अल्लाह ताला हमें इस तमाम सिनेरियो से बहुत जल्द निकाले और हम दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ। लेकिन जब तक नॉर्मल रूटीन वापस नहीं आती या नॉर्मल जिंदगी वापस नहीं आती, हमें SOPs को लाजमी फॉलो करना है। बिल्कुल, इसके साथ आगे बढ़ते हुए हमने नेक्स्ट स्टोरी पर हम आते हैं और वो है जी एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि अदालत ने मुलजिम आदिल जमान का शनाख्ती जो कार्ड है उसको ब्लॉक करने के साथ साथ मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का उनको हुक्म दे दिया है। और तफसीलात के मुताबिक कराची के सेशन कोर्ट में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की जो समाअत हुई उसमें तफ्तीशी ऑफिसर ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की और उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने समेत मनकूला गैर मनकूला तमाम जायदाद मरकजी मुलजिम आतिफ जमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। मुलजिम आतिफ जमान पर 30 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी और फिर ये भी गुज़श्ता समातों का अगर जिक्र करें तो अदालत ने मफरूर मुलजिम आदिल जमान को इश्तिहारी करार देने के लिए इश्तिहारात शाया करने का हुक्म देते हुए उर्दू और अंग्रेजी इश्तिहारात कहा कि वो उसको बाकायदा पब्लिश करें और उसमें यह है कि इस पूरे केस में आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त चल रही है। एंकर मुरीद अब्बास जब कत्ल हुए तो यकीन जानिए कि पूरी इंडस्ट्री में एक दुख था, एक दुख की फिजा थी, क्योंकि ही वॉज अ यंग टैलेंटेड एंकर जिन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया और एक इंतहाई अफसोस की ये खबर थी जब हमें ये मिली और उसके बाद से अब तक हम ऑब्वियसली एज एन कॉलीग इस इशू को, इस केस को मुसलसल ना सिर्फ फॉलो कर रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं कि अदालत किस तरह इंसाफ जो है वो फराहम करेगी। बिल्कुल, और इसके अलावा जो अहम मामला है ये भी हमने देखा कि जब मुरीद अब्बास को कत्ल किया गया तो उसमें ज़मानत मिल गई पहले इस मुलजिम को और फिर जब वो दोबारा से कोर्ट में पेश हुआ तो ज़मानत खारिज हो गई, फिर वहाँ से वो फरार हो गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को गिरफ्तार करके वापस जेल भेजने का हुक्म दिया, लेकिन तब तक लेट हो चुका था, तब तक मुलजिम फरार हो चुका था। तो ये एक हमारे कानूनी पेचीदगियाँ हैं, ट्रायल्स में प्रॉब्लम्स हैं जो कि
वाक़े हमने देखे हैं कि आपको एक साजिश है कि एक मुलजिम है, उसने कत्ल किया है, आपने उसकी जमानत पहले तो दे दी, फिर जमानत के बाद जब आपने दोबारा उसको बुलाया कोर्ट तो वो नहीं आया, और अगर आया तो फिर जैसे उसकी जमानत खारिज हुई है तो वो कोर्ट से भाग गया। तो ये मतलब आप देखें ओवरऑल हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें सवाल है कि आपके सामने एक कत्ल हो गया और फिर भी आपने इतना डिले कर दिया कि अभी भी हमें लग नहीं रहा कि इंसाफ के लिए हमें कुछ जल्द डेट मिल जाएगी। बिल्कुल, इस इशू पर बात करें और अगर इस हादसे का जिक्र करें तो ये 9 जुलाई 2019 को डिफेंस में पेश आया था, जहां पर एंकर मुरीद अब्बास और खज़ा हयात नामी शख्स को उनके बिजनेस पार्टनर्स आतिफ जमान ने कत्ल किया था। ये दोहरे कत्ल का वाक़या था, जिसके बाद उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की भी की। अब इस केस में मरकजी मुलजिम आतिफ जमान और उसका भाई आदिल जमान है, और आतिफ जमान को पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। आदिल जमान काफ़ी अरसा रूपोश रहने के बाद गिरफ्तार भी हुआ, और ये पूरा सिनेरियो जो है वो इसी तरह से चलता रहा, और इस वक्त केस जो है वो अदालत में ज़ेरे समात भी है। और इस पूरे सिनेरियो में अगर हम जिक्र करें तो एक ऐसी शख्सियत जो मुरीद अब्बास से जुड़ी, उनकी अहलिया, उनकी बेगम, जो ख़ुद भी एक एंकर हैं निजी टीवी में, और मुसलसल हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस पे एक्टिव भी हैं, इस केस को बड़ा ही परसू कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं और इंसाफ के लिए खड़ी हैं। जाहिर है अपने शौहर के कत्ल के बाद वो इंसाफ ही है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीस जो है वो दे सकता है। तो ज़ारा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पूरी की इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर हम तमाम जो कोलीग्स हैं वो आपके साथ खड़े हैं, एंड वी हैव बीन फॉलोइंग यू एंड मुरीद अब्बास केस कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद आपको जितना डिलेज और जितना इस केस को फॉलो करने में मुश्किलात, हर्डल्स और चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत कम नहीं हुई और ये हिम्मत बढ़ती ही रहनी चाहिए हमेशा। बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो साथ हैं और आप लोगों की दुआएं हैं, और ये दुआएं हैं जो रंग लेकर आ रही हैं। और आदिल जमान, जैसे आपने भी कहा, काफ़ी अच्छे रिपोर्ट करने के बाद वो गिरफ्तार हुआ था। फिर उसने हाई कोर्ट से बेल ली, जिसको सुप्रीम कोर्ट से जाके कैंसिल करवाया, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए और वहाँ से वो फरार हुआ, लेकिन फिर उसको इश्तिहारी कल करार दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब वो इश्तिहारी जो हुआ है, जिसके बाद से आपको पता है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी भी उन्होंने मारी है, और वो ये समझिए कि एक तरह से ये एक खुद उन्होंने इस चीज को साबित किया है कि वो क्रिमिनल हैं, उन्होंने क्राइम किया है कि वो चीज से भाग रहे हैं। क्योंकि इश्तिहारी करार देने के बाद जिस तरह से जिंदगी हो जाती है, उसके जो आईडी कार्ड है CNIC वो ब्लॉक हो जाएगा, जो मनसूला गैर मनसूला जायदादें हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगी, जिसके बाद जिंदगी आसान। वैसे तो उसने जिस तरह से ज्यादती करके 2 घर बर्बाद किए, मेरे और मुरीद के साथ जो उसके दोस्त को मर्डर किया, अब इनके आगे घेरा तंग हो रहा है। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे। आप लोग साथ हैं, मैं आप लोगों के लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस चीज को हम याद रखते हैं, दुआओं में भी याद रखते हैं। ज़ारा, हम इंशाल्लाह साथ रहेंगे भी, और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह आपको भी इंसाफ मिले और ये जो मुजरिम है इसको सजा भी मिले। ये बताइएगा, ये जो केस में जब ये जमानत हुई थी और इस जमानत पर रिहा हो गया था, ये क्या हुआ था तब? कोई मतलब क्या वजह थी कि जिसपे जमानत मिल गई? पहले असल में जब जमानत हुई, वही बात है कि जब बहुत ज्यादा हम ये देखते हैं ना कि अदालतों की तौहीन हो जाती है इंसान की, और इंसानियत की बेशक तस्दील होती रहे अदालतों में, जो वो वहाँ पे ख्वार और परेशान होते रहते हैं, जूतियाँ घिसते रहते हैं, लेकिन अदालत की भी तौहीन हो जाती है। तो मैं बहुत ज्यादा इस तक नहीं कह सकूंगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस वक्त बेल हुई थी तो बहुत से लोगों ने ये कहा थी कि आप लोगों की तरफ से केस सही से लड़ा नहीं गया, इस वजह से हाई कोर्ट से देखी कि बेल हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इस चीज को मैंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट दिया, जब उसकी बेल को कैंसिल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बारहा कही कि जो हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट पेश किया था उसको लपेट के जिस तरह से ये कहना चाहिए कि जो एक दलील किया गया या उसको ये पॉइंट आउट किया गया कि कितने मेन पॉइंट्स आप इस सीट पर बैठे होके जहाँ पे आपने एक इंसाफ के साथ फैसला करना होता है, और इसकी बारीकियां, और ये कितना एक इम्पोर्टेंट केस, आप कैसे उसको भूल सकते हो? बस ये कहूंगी कि कोताहियां थी जहाँ पर उन पॉइंट्स को देखा नहीं गया और उसको बेल दे दी थी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए उन पॉइंट्स को देखा, और वो उन्होंने बारहा कहे कि ये तमाम सबूत तो मौजूद हैं, तो बेल कैसे मिल गई? तो शख्स बराबर से शरीक है। पिस्तौल आदिल जमान का इस्तेमाल हुआ था उस केस में, आदिल जमान शरीक था, साथ साथ मौजूद था,
और ज़ारा इसकी तो बाकायदा सबूत भी मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, और वो तमाम जिस तरह से जब वो हादसा पेश आया तो वो वीडियोस जो हैं, ये जैसे हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, ये भी बड़ा मैटर करती हैं कि कैसे वो गन लेकर अंदर आया था और वो उसकी शक्ल भी नजर आ रही थी, खुदकुशी भी करने की कोशिश की। ज़ारा मुझे ये बताइएगा, अब ये केस आगे बढ़ रहा है, इसमें पेशरफ्त भी हो रही है, आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात से पूरा यकीन, पूरी उम्मीद है अल्लाह की जात से। हालांकि मुझे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, चाहे सोशल मीडिया पर हो या चाहे हमारे अपने मीडिया के दोस्त, तो बहुत से लोग मुझे ये बात कहते हैं कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज यू नो कि हमारा जुडिशरी सिस्टम किस तरह का है। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि ये वही जुडिशरी सिस्टम है। मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा कहीं पे गलतियां भी हैं, बहुत इसमें ऐसी चीजें हैं जहाँ पर ऐसे रूम्स हैं जहाँ पे कुछ चीज करने की बहुत जरूरत है, जहाँ पे मजलूम और ज्यादा पिसता रहता है और जो जालिम है उसकी इतनी रस्सी दराज होती रहती है। ये हमारी कोताहियां हैं, हमारे जो कानून है, जो अंग्रेज बना के चले जाए ना, वो भी कानून आज तक चलता आ रहा है, उसमें कभी भी कोई रद्द बदल नहीं हुआ, कोई तरमीम नहीं हुई। लेकिन ये है कि जिस तरह से ये वही कोर्ट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल कैंसिल की, हमें इंसाफ दिया, ये वही कोर्ट हैं जिन्होंने कल आदिल जमान को इश्तिहारी करार दिया, बिल्कुल केस में उसको इश्तिहारी एक्सकॉन्डर करार दिया है। और ये वही इंशाल्लाह कोर्ट होगी जो कि मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख को जो कि फर्ज जुर्म के लिए, चार्ज फ्रेम के लिए उन्होंने बिल्कुल इंशाल्लाह ज़ारा, जिस तरह आपने कहा है कि इंसाफ भी मिलेगा और आपको पूरी उम्मीद भी है। इसके दौरान एक और अहम जो कि पहलू होता है, अक्सर ऐसे केसेस में कुछ प्रेशराइज किया जाता है कि सुलह कर लें, मामले को रफा दफा कर लें, या फिर आपको कहीं से प्रेशराइज किया जाता हो। कभी ऐसा तो आपने फेस नहीं किया इस तमाम सिचुएशन में, इस दौरानिए में? बहुत बार, एक बार नहीं, तकरीबन 3 बार मुझसे उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है। और जो लास्ट, और ना सिर्फ ये कि सुलह की बात, बल्कि धमकियां भी दी जाती हैं, मुझे धमकाया भी जाता है, प्रेशराइज भी किया जाता है। अभी तकरीबन महीने से कम हुआ है, मुझे लास्ट उन्होंने थ्रेट किया है बाकायदा कि जी मुरीद तो इस दुनिया से चला गया, ठीक है, आप इस केस को रफा दफा कर दें, सुलह कर लें, छोड़ दें इस केस को, नहीं तो फिर आपको भी हम देख लेंगे दूसरे तरीके से फिर। तो इस तरीके से बातें जो है कही जाती हैं, और बल्कि सलाम है उनके वकीलों को भी जो उनके वकला वकील होके इस तरह की धमकियां आगे पास करते हैं कि जी ये चीज है। और फिर हमने ये लास्ट टाइम कंप्लेन जो थी जज के सामने रखी भी थी कि इस तरह से हमें थ्रेट किया जा रहा है, इस तरह से हमें ये कहा जा रहा है। तो ये सब कुछ भी होता है, लेकिन मैं वही कहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल सही। मैं इस तरह के क्रिमिनल से डरूं जिनको खुद अल्लाह से डरना चाहिए, जिन्होंने 2 इंसानों का कत्ल करके। बिल्कुल सही कह रही है ज़ारा। और जलेबी कहा कि बहुत हर्डल्स, बहुत चैलेंजेस हैं इंसाफ के इस रास्ते पर। अदालतों से आपको उम्मीद है और हम दुआ करते हैं कि आप अपनी ये हिम्मत है वो कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।